वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। तो इसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर का टॉप 100 क्वेश्चन। तो ये हम लोग का एक्चुअली मेन टारगेट, लेकिन 100 क्वेश्चन एट ए वन टाइम वी कैन नॉट बी कवर, बट ऑलरेडी 20 क्वेश्चन मैंने कवर अप कर चुका हूँ। तो इसी में हम लोग जाएंगे फिर 20 क्वेश्चन इसको कवर अप करेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये जो क्वेश्चन है सीरीज चल रहा है, जो वो लोग के लिए है जो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। ओके, जो लोगों ने प्रिपरेशन ले रहा है इसरो, DRDO, ऑर्डिनेंस, अलग जो एग्जाम है गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड एग्जाम है, और जो लोग जेई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं और टेक्नीशियन बी के लिए जो है वो लोग के भी काफी इंपॉर्टेंस है। तो मैं आप लोग के ऊपर भरोसा देता हूँ, ट्रांसफॉर्मर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स मूव बिगिन, शुरू करते हैं। जो भी ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मर के पहला क्वेश्चन जो मैंने रखा। देखिए, ये जो सीरीज जो चल रहा है ना, इसी वीडियो में कुछ सिंपल क्वेश्चन भी है और मैथमेटिकल क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है। ओके, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। पहला वीडियो में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ। जो लोगों ने देखा नहीं जाके देख सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्यों बताए, क्वेश्चन क्या बोला, द पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर शुड हैव। तो चलिए डायरेक्ट मैं थोड़ा सा ग्राफ्स के ऊपर दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसका कलर, जाकि मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए इजी रहेगा। देखिए, प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या हो रहा है, ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है। अगर यहाँ पे जो फ्लक्स जो जा रहा है, अपोजिंग फैक्टर बढ़ गया तो क्या होगा, फाई ये ट्रांसफर होगा क्या, प्राइमरी टू सेकेंडरी पे नहीं होगा। इसी अपोजिंग फैक्टर को हम लोग बोलेंगे रिलक्टेंस, राइट। तो जितना रिलक्टेंस कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा, राइट। दैट मीन्स आप लोग सोचिए, आपके पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक जो सर्किट होता है ना, तो मैग्नेटिक सर्किट से एन से जो एस होता है, सपोज ये एन मान ले और ये एस, तो यहाँ से आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, फ्लक्स ट्रैवल होता है। अगर इनसाइड में जो भी है, अगर मेटल से यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स जो ट्रैवल हो रहा है, अगर मैग्नेटिक सर्किट में कोई फ्लक्स को अपोज कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रिलक्टेंस। तो जितना हो सके ट्रांसफार्मर कोर के अंदर रिलक्टेंस कम होना चाहिए। अगर हम लोग मान ले इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, तो उसको जो अपोज करता है उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मैग्नेटिक सर्किट में अपोजिंग फैक्टर रिलक्टेंस और इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ओके, ये छोटा सा एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेकिन ट्रिकी है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ सर्टेन ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज, कितना है 75%, ध्यान देना पड़ेगा, व्हाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज रिड्यूस। अगर हम लोग पहले जो कंडीशन है 75% इंक्रीज किया अप्लाइड वोल्टेज को, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को क्या 25% डिक्रीज कर दिया। ओके, तो उसके बाद बोला मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जानना एक रिलेशन है फाई मैक्स जो होता है, तो ये लिख सकते हैं फाई जो होता है फ्लक्स V/F। दैट मीन्स ये रिलेशन आपको आना चाहिए, यहाँ से मैथमेटिकल इक्वेशन आता है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लोग पुट करें तो पहले जो क्या है वोल्टेज है, वोल्टेज 75% इंक्रीज, दैट मीन्स पहले 100 था, तो अगर 75% इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा 175। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रीक्वेंसी 25% डिक्रीज, 25 मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 25% डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा 75। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे फाइनली नियर अबाउट आ जाएगा आपको 2.33। तो यहाँ पे ढूंढते हैं 2.33 आंसर है क्या, इंक्रीज बाई 7 टाइम्स, इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, रिड्यूस 3 टाइम्स, तो रिड्यूस तो नहीं होगा, इंक्रीज होगा ऑफकोर्स। तो ये जो वैल्यू है ना नियरली 3 के आसपास है, तो हम लोग ऑब्वियसली इंक्रीज 3 टाइम्स, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन में जो था ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ऐसे वाला ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सोचिएगा ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डिटेल्स में जाऊंगा और बताऊंगा।
ओके, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ओके, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी दिखा रहा है। चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए, इसका जो मेन फॉर्मूला आता है, कोई कोई जो स्टूडेंट है क्या करता है, डायरेक्टली 1/4 कर लेता है, पता नहीं रहता है, डायरेक्ट 1/4 याद रहता है, उसके बाद 1600 करते हैं और इसको कट करता है। चले, देखिए ये आंसर है। ओके, अगर यहाँ पे हाफ लोड है, इसका मतलब यहाँ पे जो दिया है फुल लोड है। फुल लोड जो भी है, अगर यहाँ पे हाफ लोड नहीं देके, सपोज मान लीजिएगा 1/4 दे दिया, सपोज मान लीजिएगा 1/4 दे दिया, 1/4 ऑफ द लोड। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो लॉसेस कितना होगा, तो 1/4 उसका स्क्वायर, ऑलवेज टाइम उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका जो फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा 1/x होल स्क्वायर इनटू फुल लोड। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई भी चीज़ यहाँ पे पुट कर सकता है। अगर हाफ है डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना है हाफ, अगर 1/3 है उसके बाद स्क्वायर लगाने का, अगर 1/3 है 1/3 उसका हाफ इंटू फुल लोड, जो भी है x रहेगा तो x मल्टीप्लाई करने का। तो ऐसे ही आंसर आता है। अगर आप मान लो यहाँ पे परसेंटेज में दे देता है, यहाँ पे दे दिया यहाँ पे दे दिया हाफ लोड है, तो यहाँ पे दे सकता है 50% लो। कैसे करेंगे, तभी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अगर 70% है तो क्या करेंगे, 70 डिवाइडेड बाय 100 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई फुल लोड, जब जितना वैल्यू आएगा वही राइट आंसर है। सपोज ये जो कंडीशन था ये एक्चुअली 50% था, तो 50% कैसे आया देखिएगा, 50% है डिवाइडेड 100, उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो अंदर से काट हो रहा है 1/2 मतलब हाफ स्क्वायर इंटू 60, वही तो था ना। तो ये था राइट फार्मूला। अगर आप लोग इसको याद रखेंगे तो कोई भी चीज़ यहाँ से आएगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दे पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए पहले से तो इमेज आ चुका है। ओके, बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इजी क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। सिलिकॉन स्टील यूज इन लैमिनेशन मेनली किसको रिड्यूस करते हैं। पहले जो क्वेश्चन था मैंने डिस्कस किया था, पहले वाला जो लेक्चर था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्यों पता है, हिस्टेरिसिस, देखो ट्रांसफार्मर के अंदर नॉर्मली जो आयरन लॉस होता है, एक तो आयरन लॉस, नेक्स्ट जो है कॉपर लॉस। ओके, तो आयरन लॉस के अंदर दो लॉस होता है, एक एडी करंट, एडी एंड हिस्टेरिसिस। ओके, तो एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, लैमिनेशन। मतलब ये मेटल है, पीस है, तो उसको छोटा छोटा पीस में डिवीजन करके वार्निश से कोटिंग किया जाता है, राइट। तो हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ सिलिकॉन। ये सिलिकॉन है, ओके, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन यूज करते। कितना, 3%। ओके, याद रखने का 3%। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरत है। ओके जी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी, ध्यान देना पड़ेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा जो नॉर्मल सेंस है आपको यूज करना होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर क्या हुआ, क्या इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहता है। जब हम लोग कोई रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं तो ये रेजिस्टेंस जब वर्ड आता है, राइट, रेजिस्टेंस जब वर्ड आता है, सर्किट क्लोज होना चाहिए। जब भी सर्किट अगर क्लोज है तो रेजिस्टेंस अगर है, शॉर्ट कर दिया मैंने कोई सर्किट को, तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। अगर कोई ओपन सर्किट है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफिनाइट। ओके, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन हुआ। देखिएगा यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर कोर है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा ये जो कोर है ट्रांसफार्मर का,
ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग है, वन इज द प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं रहता है। कैसे कनेक्शन रहता है? मैग्नेटिकली। क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो जब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहता है, जब मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहता है, तो इलेक्ट्रिकली फुल्ली ओपन सर्किट है दोनों के अंदर। तो इसीलिए इसका जो आंसर है इन्फानाइट इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? ओपन सर्किट रेजिस्टेंस वैल्यू इज इन्फानाइट। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन। एक्साइटिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज। पता है एक्साइटिंग करंट क्या है? एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटिंग करंट? एक्साइटिंग करंट दैट मीन्स द नो लोड करंट, I0 करंट का बात बोल रहे हैं यहाँ पे। कोई ट्रांसफार्मर जब होता है ना, एक्साइटेशन होता है नो लोड कंडीशन पे, सेकेंडरी है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है, यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं होता है, जीरो रहता है, जीरो होता है टू, और यहाँ पे जो करंट होता है I0 करंट फ्लो होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल है एक्साइटिंग हो जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। कैसे होगा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको जानना होगा जो एक्साइटिंग होता है ना, ये डेफिनेशन है इसका नॉर्मली। नो लोड करंट I0, द ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो नोन एज द एक्साइटिंग करंट। इट इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स और IW। अच्छा, इसका फेजर डायग्राम कैसे होगा? ऐसे देखिए, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IW, यहाँ पे ये रहा आपके पास I0 है। देखिए दोनों कंपोनेंट मिला के I0 होता है। ओके, तो इसको थोड़ा फेजर डायग्राम देखते हैं, राइट। ये रहा इसका फेजर डायग्राम। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसका सी राइट आंसर क्यों है पता है? लो मैग्नीट्यूड, मतलब जब एक्साइटिंग करंट होता है ना बहुत कम होता है। वो कितना होता है ये जानना बहुत जरूरी है। मिनिमम 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। दैट मीन्स एक्साइटिंग करंट क्या हम लोग बोल रहे हैं? I0 करंट, और I0 जो होता है ना मिनिमम फुल लोड का कितना 2 to 5%। तो इसीलिए बोला हूँ लो मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये बात तो सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद देखेंगे लो पावर फैक्टर कैसे है। हम लोग को पता है जब नो लोड कंडीशन पे रहता है, नो लोड कंडीशन, प्रैक्टिस, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना प्रैक्टिकल का, नो लोड कंडीशन और प्रैक्टिकल कंडीशन जो है, नो लोड कंडीशन में आपका जो पावर फैक्टर है मतलब कॉस थीटा का जो रेंज रहता है 70 डिग्री टू 75 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब ये जो देख पा रहे हैं ना फेजर, यहाँ से ये वाला जो चीज़ है वोल्टेज मतलब प्राइमरी वोल्टेज और नो लोड करंट के अंदर जो कितना 70 to 75। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है ना अगर जीरो है दैट मीन्स मैक्सिमम होता है, राइट। अगर जीरो से ज़्यादा बढ़ रहा है 90 डिग्री के पास जा रहा है तो वेरी लो होता है। लो मतलब जीरो हो जाता है, 90 डिग्री तो जीरो हो जाता है, लेकिन इसका अगर बीच पे है 0 से 90 डिग्री का बीच पे, तो इसका जो वैल्यू है ना बहुत कम हो जाता है। तो इसका मतलब मान लो नो लोड कंडीशन में 70 है, कॉस 70, तो नियर अबाउट इसका वैल्यू होता है 0.34। अगर कॉस मान लो 75 है, सॉरी 75 है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा
0.25, ओके, जिसके वजह से हम लोग इसको बोल सकते हैं लो पावर फैक्टर। लेकिन एंगल जितना बड़ा रहेगा, बिग रहेगा, उतना उसका पावर फैक्टर का वैल्यू कम होती जाएगा। ओके, पहले देखिए एंगल कम था, 0.3 था, जब एंगल 75 बढ़ गया 0.25 हो गया, जब भी 75 से और बढ़ते जाएगा तभी इसका जो cos थीटा का जो वैल्यू है ना, तो और भी कम होती जाएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा आपको देखना होगा। इन अ ट्रांसफार्मर द आई डब्ल्यू करंट विल बी, पूछा जाए आई डब्ल्यू करंट क्या बड़ा है आई एम से। आई एम क्या है, आई एम इज मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट यहां पे देख पा रहे हैं, देखिए डिस्टर्बिंग इतना करता है। ओके, ये वाला जो देख पा रहे हैं आई एम, ये वाला स्टेम थोड़ा सा बड़ा होता है। जब हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं, ये वाला लगता है आई एम, इसका वैल्यू बड़ा रहता है, और ये इसमें से ही बड़ा भी रहता है, ठीक है। यहां से यहाँ पे आई डब्ल्यू रहता है, कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आई जीरो है, नो लोड करंट, ओके। तो इसका वैल्यू बहुत कम रहता है एज कंपेरेटिव टू द आई एम। क्लियर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो आई एम होता है ना, आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट कितना होता है, 4 to 6% ऑफ फुल लोड, फुल लोड, राइट। अगर आई डब्ल्यू कंपोनेंट का बात करूँ तो कितना रहता है, 1 to 2% नियरली, ओके। तो बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन आई एम। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बताइए इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से जल्दी। 28 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इजी भी है, आपको शायद पता रहेगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जेनरली डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड, कब रहता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 50, ओके। अगर पावर ट्रांसफार्मर का बात करूँ, पावर ट्रांसफार्मर का बात करूँ तो नियरली कितना रहता है, 99 कि 98 97 पे उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी रहता है। तो नियरली फुल लोड, ओके। तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहा ट्रांसफार्मर का, मतलब नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, तो इसका एफिशिएंसी जो होता है 50% लोड पे होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, देखो ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोल रहा है ये पावर ट्रांसफार्मर आर जेनरली डिजाइन, ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी। पावर अगर बोल दिया तो नियरली फुल, और फुल मतलब आपका पकड़ लीजिए 97 98 के आसपास है, ओके। तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये एक्चुअली जो आपका जो ग्रिड में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको पावर ट्रांसफार्मर नॉर्मली ये देखने के लिए मिलता है, राइट, ये वाला सीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर थोड़ा इसको हाइड कर दीजिएगा, मतलब ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, ओके। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है इफ द अप्लाइड वोल्टेज, क्या बोल रहा है, इफ द अप्लाइड वोल्टेज वे ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इंक्रीज, ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, बाय कीपिंग द भी, ये ध्यान देना पड़ेगा, V/A रेशियो फिक्स, देन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस विल बी रेस्पेक्टिवली, क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में तो बोल दिया, जो हम लोग को पता है ये रिलेशन फाई इक्वल टू V/F,
तो ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं ये जो फाई है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, तो यहाँ पे तो एक चीज़ हम लोग को पता चल गया, जब मैग्नेटाइजिंग जो करंट होता है ना, यहाँ पे पूछा है जो पहले देखो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, तो मैग्नेटाइजिंग करंट सेम रहेगा, रिमेन सेम, लेकिन कोर जो लॉस है इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। देखिए तो यहाँ पे जब बोल दिया जी भी और एफ ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है अगर मान लो भी को इंक्रीज किया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला, तो फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो भी तो ये कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो कैसे कांस्टेंट रहेगा? जितना परसेंट भी को बढ़ाओगे उतना एफ भी बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, जब आप लोग एफ को इंक्रीज किया ए भी उतना इंक्रीज हो गया। जब एफ इंक्रीज हो जाता है, लेकिन दो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कोर लॉस होता है ना ट्रांसफार्मर पे, कोर लॉस होता है, कोर लॉस दो कैटेगरी में आता है, एक एडी करंट, अनदर इज हिस्टेरेसिस। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ का जो हम लोग लिखेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा। एडी करंट हम लोग क्या लिखेंगे? एडी करंट डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एक बार आ गया था, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ओके इनटू बी मैक्स फ्लक्स डेंसिटी स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर इनटू भी। तो ये हो गया फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ये टी स्क्वायर मतलब थिकनेस है, मेटल का जो थिकनेस है इसके ऊपर स्क्वायर डिपेंड कर रहे हैं, और वॉल्यूम है। ओके, अगर हम लोग हिस्टेरेसिस की बात करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, बी मैक्स टू द पावर 1.6 सबको पता है ओके, एंड वी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिएगा जब हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एफ को इंक्रीज कर देते हैं तभी क्या होगा? जब मान लीजिएगा एफ को इंक्रीज करते हैं तभी सेम जो लॉसेस है इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये था एक्चुअली ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो वाइंडिंग के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम रहेगा वो वाइंडिंग क्या होगा? अच्छा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्यों है पता है? दिखाते हैं। ये रहा आपके पास कोर, वेरी इजी एंड सिंपल। कोर कर लेते हैं। सपोज मान लीजिएगा यहाँ पे एच टी साइड है, एल टी साइड है। अच्छा, जहाँ पे एल टी साइड है उसका नंबर ऑफ जो टर्न होता है ना, नंबर ऑफ टर्न लेस होता है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न मोर होता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे एच टी साइड है मतलब वोल्टेज हाई है, वहाँ पे करंट क्या रहेगा? कम रहेगा। अच्छा, करंट जो है डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किसके ऊपर? क्रॉस सेक्शन। कोई सपोज मान लीजिएगा एक वायर है, ये वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिपेंड करते हैं करंट कैपेसिटी के ऊपर, मतलब करंट कितना फ्लो करवाएंगे। अगर ज़्यादा करंट फ्लो करना है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को पता है ट्रांसफार्मर के अंदर जब लो टेंसिटी रहता है तो उसी साइड में करंट क्या रहता है? करंट हाई रहता है। अगर ज़्यादा करंट हाई है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मोर। अच्छा, करंट मोर ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज कम रहेगा, इसीलिए टर्न बी लेस है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं डी इज द राइट आंसर। हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर करंट कम है, इसीलिए इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना बहुत पतला होगा एज कंपेरेटिव टू द सेकेंडरी लो टेंशन का, राइट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 32, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं। 2 फार्मूला यहाँ पे और जो एक मैथ है दूसरा साइड पे है तो वो भी बताऊंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 50 kVA है इसका रेटिंग, दैट मीन्स ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग दिया हुआ है कितना है 50 kVA, ओके। और उसका जो कोर लॉस है, कोर लॉस ऑलवेज टाइम डेटा जो है लिख के करेंगे तो अच्छा रहेगा, 500 वाट, ओके। एंड कॉपर लॉस 900 वाट, ओके। तो इसका सिंपली एक फार्मूला आता है, जब ये तीनों कंडीशन देता है ना, इसका रेटिंग दे देता है, कोर लॉस दे देता है, तो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी का जो फार्मूला है हम लोग लिख सकते हैं KVA मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस। सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। KVA कितना दिया है 50, आयरन लॉस कितना दिया है, ओके, और कॉपर लॉस कितना है 900। जब आप इसको दोनों काट कर देते हैं, देखो रूट के अंदर 9 है, बाहर आ जाएगा कितना, यहाँ पे देखो 50 है, रूट 5 रहेगा और 3 बाहर आ जाएगा, ओके। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नियर अबाउट आपको मिल जाएगा 37.26 समथिंग। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये नियर अबाउट वैल्यू आ रहा है, ओके, 37.75 समथिंग, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सी फार्मूला, KVA मल्टीप्लाई करना, उसका फार्मूला क्या है, आयरन लॉस डिवाइड बाई कॉपर लॉस। अगर यहाँ पे परसेंटेज देते, पूछते परसेंटेज, तभी हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का टाइम KVA मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तभी सिर्फ लिखेंगे आयरन लॉस बाई कॉपर लॉस। और तभी अगर परसेंटेज पूछा, ठीक है, तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा, उसका फार्मूला है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, रूट के अंदर आयरन लॉस डिवाइडेड बाई कॉपर मल्टीप्लाई 100। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखेंगे, लगता है देखो ये क्वेश्चन सही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, मैं ऑलरेडी फार्मूला बता चुका हूँ। गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, देखिए 40 kVA, ओके। आयरन कोर, जो आयरन लॉस है वही कोर लॉस है, कोर लॉस इतना वाट, कॉपर लॉस 800 वाट, राइट। सिंपली आपको पुट करना है मैक्स। क्या करेंगे, सिंपली रूट के अंदर आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस मल्टीप्लाई आपको करना है 100, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। आयरन लॉस कितना है 400, कॉपर लॉस 800। जब इसको काट करेंगे तो आपको फाइनली आ जाएगा नियर अबाउट 70.7%। पता है ना कैसे काट हो रहा है, जब सुनो काट कर देंगे तो क्या रहेगा, देखिए ऊपर 1 है, नीचे 2 है रूट के अंदर, तो जब रूट को चेंज करेंगे तो 1 का रूट कितना है 1 है और रूट 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 है। हम लोग को पता है ये जो वैल्यू है ना, इसको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, 1/√2 मतलब RMS वैल्यू के जैसा है। तो 0.707 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ऐसे वाला क्वेश्चन आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो इसलिए आपको ये सब नोट को, ये सब क्वेश्चन का जो मैं बता रहा हूँ वो नोट कर सकता है, राइट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34, ये इजी क्वेश्चन है। बोल रहे हैं द कोर यूज इन ए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। ऐसे कौन सी फ्रीक्वेंसी में, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन सी कोर यूज करेंगे, एआर कोर यूज करेंगे। कैसे कोर होता है देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कोई मेटालिक कोर नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली कोर को कैसे रखते हैं देखिएगा, नॉर्मली जो कोर रहता है ना, ऐसे ही वाइंडिंग रहता है एआर के ऊपर, और ये जो सेचुरेशन होता है ना, ये सेचुरेशन नहीं होता है, क्योंकि एआर का तो सेचुरेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मेटल होता तो वो सेचुरेशन होता, सेचुरेशन हो जाता है, राइट। तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। जो हेलिकल कॉइल होता है ना, देखने के लिए कैसा होता है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों है मैं बताता हूँ। राइट आंसर क्यों है, वोल्टेज लो वोल्टेज रहेगा ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर। सबसे पहले आपको जानना होगा ट्रांसफार्मर जो होता है ना, हेलिकल टाइप का वायरिंग, देखो कॉइल का जो होता है ना, ये कंडीशन होता है, ऐसे ही देखने के लिए ऐसे होता है, राउंड शेप का। ओके, देखिए यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना पड़ेगा। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो नॉर्मली जो हम लोग वाइंडिंग यूज करते हैं, वाइंडिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, एक है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, दूसरा जो होता है सैंडविच टाइप। पता है ना, सैंडविच मतलब ऐसे ही एक के बाद एक और एक के बाद एक और एक के बाद एक, ऐसे ही वाइंडिंग होते जाते रहे। मतलब लो वोल्टेज एल वी, फिर एच वी, फिर एल वी, फिर एच वी, ऐसा होते जाता है। ओके, तो दूसरा है सैंडविच टाइप, सैंडविच वाइंडिंग। ओके, तो ये जो सैंडविच वाइंडिंग है, ये कॉन्सेंट्रेट जो वाइंडिंग है, इसका बहुत सारा भाग रहता है। टोटल 4 टाइप्स का भाग देखने के लिए मिलता है। पहली वाला जो वाइंडिंग है, पहले जो है सिलेंड्रिकल टाइप, दैट मीन्स इसका जो शेप के हिसाब से इसको भाग किया, ड्रिकल टाइप। दूसरा जो है हेलिकल टाइप, जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हो, हेलिकल टाइप, मतलब ये शेप है, ये वाला शेप। उसके बाद जो थर्ड जो है हम लोग बोलेंगे क्रॉस ओवर टाइप। फोर्थ जो है कंटिन्यूअस डिस्क टाइप। कंटिन्यूअस डिस्क टाइप। ओके, तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है। जो हेलिकल टाइप वाइंडिंग होता है ना, तो इंपॉर्टेंस क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इसका मतलब यूज जो होता है नॉर्मली मीडियम और लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफार्मर के लिए, ध्यान रखना पड़ेगा। मीडियम और लार्ज कैपेसिटी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका जो करंट है वेरी हाई होता है। करंट जो होता है, करंट इज वेरी हाई। ओके, देन थर्ड जो पॉइंट होता है वोल्टेज जो होता है, इसका रेंज क्या रहेगा वोल्टेज का। वोल्टेज तो बहुत कम रहता है, लो वोल्टेज, फिर भी 400 वोल्ट टू 11 केवी तक रहता है। अगर पावर रेटिंग का बात करते हैं, इसका रेंज रहता है 10 केवी टू 30 केवी। ओके,
तो इसलिए ये इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, बताइए इसका राइट आंसर है। राइट आंसर है ऑप्शन इसका ऑप्शन बी। देखते हैं क्यों बी है। देखिए, दो टाइप का नॉर्मली हम लोग को देखने के लिए मिलता है कोर। एक तो कोर टाइप है, दूसरा है सेल टाइप है। सेल टाइप जो होता है ना, छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मर होता है, हम लोग जो घर पे जो भी जितना यूज करते हैं वो सेल टाइप वाला होता है। ये बीच में वाइंडिंग होता है। जब बीच में अगर वाइंडिंग रहता है ना, इसका जो लीकेज है, लीकेज बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फ्लक्स बाहर नहीं जाता है, अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, दो लिम्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो लीकेज यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है और ये साइड में भी बाहर जा रहा है लीकेज होके। ओके, तो इसीलिए इसका जो लीकेज है, लीकेज अगर इसके साथ कंपेयर करूँ तो मोर रहेगा ये। ओके, तो इसलिए रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज जब हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं, राइट। ओके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, इसमें कुछ नहीं है। जब ट्रांसफार्मर जो रेगुलेशन होता है ना, लीडिंग केस में होता है, तो क्लोजली जीरो, मतलब जीरो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली जीरो है तो ये लीडिंग नेचर होता है। क्लोजली जीरो हम लोग लीडिंग बोलेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, अच्छा, तो अगर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा जो रेगुलेशन होता है ना, वो पॉजिटिव वैल्यू आता है। नेगेटिव वैल्यू है तो वो भी तो नॉर्मली आ रहा है लीडिंग के ऊपर, कैपेसिटिव टाइप लोड हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है रेगुलेशन, तो क्या रहेगा, इंडक्टिव लोड है। ओके, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू डिटरमाइन। देखो, ट्रांसफार्मर के अंदर एक तो ओपन सर्किट टेस्ट, नेक्स्ट जो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, CKT। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कोर लॉस। तो कोर लॉस क्या आता है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट, एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस। तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे एक ही करके, तो इसीलिए कोर लॉस होता है ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट जो होता है हम लोग वेरिएबल लॉसेस और कॉपर लॉस बोलते हैं। क्लियर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोर लॉस। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बताइए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी हो गया। तो यहाँ पे पूछा है जो ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है, कोई कोई बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर, बोथ तो होता है ना, तो इसीलिए हम लोग पावर वाला टाइम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो कोर होता है ना, ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी, मतलब पावर ट्रांसफर करता है। कैसे ट्रांसफर होता है, फ्लक्स के द्वारा, और ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहता है। ऑलवेज टाइम प्राइमरी टू सेकेंडरी पावर ट्रांसफर होता है, और ये पावर ऑलवेज टाइम कांस्टेंट रहता है। ट्रांसफर में क्या क्या कांस्टेंट होता है, पावर भी कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट रहता है फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड वोल्टेज, करंट चेंज होता है, लेकिन पावर को मेंटेन करने के लिए अगर वोल्टेज बढ़ा, जिस साइड में वोल्टेज ज़्यादा है तो उसी साइड में करंट कम होता है, और उसके वजह से क्या होता है, उसका पावर मेंटेन होता है। तो हम लोग का जो पावर है ना प्राइमरी टू सेकेंडरी पे, तो पावर कांस्टेंट रहता है। ओके, लेकिन जो लॉसेस होता है वो छोड़ दीजिएगा, लॉस छोड़ के, लेकिन पावर प्राइमरी में जो पावर है वो सेकेंडरी में पावर सेम रहेगा। ऐसा नहीं है प्राइमरी में ज़्यादा है सेकेंडरी में कम है, लेकिन लॉस छोड़ के जितना भी लॉस हो जाता है, लॉस देने के बाद जो पावर सेकेंडरी में मिलता है उतना ही है, राइट। इसीलिए एक करंट और वोल्टेज क्या होता है, नॉर्मली चेंजेस होता है, इंटरचेंजिंग होता है, राइट। ओके, तो आई थिंक टोटल 40 क्वेश्चन मैंने कवर अप कर दिया। जो लोग पहला वीडियो देखा नहीं, 1 से लेके
20 क्वेश्चन किया और आज 21 से लेकर 40 क्वेश्चन कवर अप कर दिया। तो आई होप इसी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो चाहिए, मतलब और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो को थोड़ा सा एक आपका जो सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें शेयर कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।